नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। जहां एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन के घटक दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में सीटों का गुणागणित बैठाने में जुटी हुई है और ये कोशिश है कि कम से कम 300 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ सिंगल उम्मीदवार 1-to-1 सीधी फाइट का एक चक्रव्यूह रचा जा सके। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 455 सीटों पर बीजेपी को विपक्ष घेरेगा, लेकिन कमोवेश जो स्थिति नजर आ रही है उसमें अब 300 सीटों पर एक तरीके से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक तरीके से होता दिख रहा है। इसका मंथन चल रहा है और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जो कमेटी बनी थी, वो उसने एक तरीके से फैक्ट फाइल तैयार कर ली है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह फैक्ट फाइल सौंपी जाएगी। कल इंडिया वाले गठबंधन की एक बैठक भी है, लेकिन जहां उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्य या पूर्व के राज्यों में अपने समीकरण और गुणागणित बिठाने में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन माथापच्ची कर रहा है, वहीं पंजाब से भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कांग्रेस को गुजरे जमाने की बात कहा पंजाब में लोग कहते हैं माँ बच्चे को कहानी सुनाती है, एक थी कांग्रेस, और इसको लेकर घमासान मच गया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने हमला किया और कहा कि बीजेपी और मान की विचारधारा एक जैसी लगती, बीजेपी भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है और मान भी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। इसको लेकर थोड़ा घमासान मचा, लेकिन शीर्ष नेताओं ने दोनों तरफ से संयम बरता है। जहां एक तरफ रार चल रही है, वहीं नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर निकल पड़े हैं, प्रधानमंत्री भारत के। और नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से दक्षिण में अपना जो अश्वमेघ है, अश्वमेघ का घोड़ा है, उसे दक्षिण में दौड़ा दिया है। 7 राज्यों में, खासतौर पर दक्षिण के 5 राज्य और 2 अन्य राज्य, वहां पर बीजेपी उत्तर के मुकाबले कमजोर है। वहां पर भी बीजेपी उत्तर की तरह ही परफॉर्मेंस करे, नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक तरीके से जी जान झोंक दी है। तमिलनाडु में आज उन्होंने 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, सौगात दी और दमन तक उन्होंने निशाना साधा। तो सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जो गठबंधन है, मुकाबला कैसे होगा। जहां गठबंधन में रार मची हुई है, संयोजक को लेकर एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, तो कांग्रेस के मीम अफजल कहते हैं कि भाई पता नहीं आप लोग कहां से खबर ले आते हैं, तो मीडिया वालों की खबर है। इन खबरों के बीच ये खबर शाम तक, रात तक अभी जिंदा है कि नीतीश कुमार को मजबूरी में बाकी दल स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं वो छिटक ना जाए। और बिहार एक बड़ा राज्य है जहां 40 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी त्याग करने को तैयार है, लेकिन गठबंधन में कहीं कोई टूट फूट ना हो, इसकी कोशिश में लगी हुई है। तो नीतीश कुमार का लगभग संयोजक बनना तय हो गया है। 2-4 नानुकुर के बाद भी एक तरफ ये स्थितियां हैं, लगभग जो विपक्षी गठबंधन इंडिया वाला गठबंधन है, वो पिछले साल सितंबर में नीतीश कुमार ने बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने एक तरीके से एका का फार्मूला तैयार किया था, लेकिन पूरा 1 साल 1-2 बैठकों के अलावा इस गठबंधन ने कुछ भी नहीं किया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी हर छोटे बड़े चुनाव को बहुत सीरियस लेते हैं और वो दक्षिण साधने निकल पड़े हैं। तो सवाल यही है कि गठबंधन, जो इंडिया वाला गठबंधन है, गठबंधन में रार, मोदी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वो आज थे और उन्होंने वहाँ
तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, टर्मिनल और तमाम तरीके से जो योजनाएं थी उनको वहाँ के लोगों को सौगात दी। और तमिलनाडु ये कहा जाता है कि बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल ज़मीन है, हालांकि लगातार बीजेपी वहाँ एक्शन में है, वोट परसेंटेज भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। केरल एक बड़ी प्रयोगशाला है बीजेपी और संघ परिवार की, तो वहाँ पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है। तेलंगाना में वोट परसेंटेज उसका काफ़ी बड़ा है, 1 से 8 सीट हुई है। कर्नाटक में पिछली बार उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी, 26 सीटें वहाँ पर उन्होंने पिछली बार एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25 सीटें वहाँ उन्होंने जीती थी। लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में कर्नाटक में भी नजर आ रही है। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यहाँ के लिए नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से संधान कर दिया और निकल पड़े हैं वो। अंतर यही है कि अभी आपस में जो विपक्ष की है, जो गठबंधन है, उसमें अभी खुड़खुड़ चल रही है, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो खुड़खुड़ चल रही है। लेकिन बीजेपी लगातार तैयारियों में लगी है। आप कह सकते हैं विपक्ष के लोग इस बात को कोसते रहें कि वो धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, वो राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, कहते रहिए। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर के लोग जो प्राण प्रतिष्ठा है जिसे प्रधानमंत्री 22 जनवरी को श्री अयोध्या धाम में करने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं। गांव गांव, गली गली राम अक्षत का वितरण हो रहा है और चारों तरफ लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को तो वहां सारे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया इस बात को कि जिनका निमंत्रण वहीं आए, बाकी बाद में लोग दर्शन करने आए तो अपने आसपास के मंदिर, मठ, हर जगह राम धुन करिए, राम ज्योत जलाइए। एक पूरे देश में एक को राममय माहौल, राम तो कण कण में है, लेकिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश में बीजेपी लगातार है। और जाहिर सी बात है कि इसका पॉलिटिकल फायदा होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका तंत्र, उसका सिस्टम, उसके कार्यकर्ता, डेडिकेटेड लोग, जो आनुषंगिक संगठन है उसके बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन है, पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और अपने आप में ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो दक्षिण दौरा है उसको लेकर मीडिया में आज काफ़ी सुर्खियां भी रहीं कि प्रधानमंत्री ने अपना अश्वमेघ का जो घोड़ा है वो दक्षिण में छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ तमिल भाषा में लोगों को संबोधित करके उनके दिल को छूने की कोशिश की। और काशी से आप ताज्जुब करेंगे कि काशी से जो तमिल संगमम के कार्यक्रम कई हुए, अभी हाल में एक तमिल संगमम का एक कार्यक्रम उन्होंने किया कि काशी और तमिलनाडु की संस्कृति को जोड़कर उन्होंने जो चीज़ें की, जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, वो दो संस्कृतियों को एक साथ मिलाकर साधने और संधान के लिए ऐसा किया गया। और बहुत दूरदर्शी कदम है कि तमिलनाडु में बीजेपी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसा सांस्कृतिक बॉन्डिंग करने की कोशिश की और आज उसी का मुजाहरा उन्होंने तमिल में संबोधित करके बाद में उन्होंने अंग्रेजी में संबोधित किया। 2000 करोड़ की परियोजनाएं, योजनाएं। सुनिए प्रधानमंत्री को। रिकॉर्ड राशि खर्च कर रही है। 2014 से पहले के 10 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही दिए गए थे, जबकि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में राज्यों को 120 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 2014 से पहले के 10 साल में तमिलनाडु को जितनी राशि केंद्र सरकार के मिली थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा राशि हमारी सरकार ने दी है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की है। रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए भी हमारी सरकार पहले के मुकाबले तमिलनाडु में 2.5 गुना ज्यादा खर्च कर रही है। आज तमिलनाडु के लाखों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार से
मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है। हमारी सरकार ने पक्का घर, टॉयलेट, नल कनेक्शन, गैस कनेक्शन जैसी अनेक सुविधाएं यहां लोगों को दी है। तमिल कुडुंबे मुदलिल उंगल अनैवरक्कुम 2024 पुत्तांड नलवाच्चक्कल। I wish that the year 2024 is peaceful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. तमिल कुडुंबे मुदलिल उंगल अनैवरक्कुम 2024 पुत्तांड नलवाच्चक्कल। I wish that the year 2024 is peaceful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से लोगों को छुआ, तमिल में उन्होंने संबोधित किया, नए साल की शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्होंने ये कहा कि 2024 में उनका ये पहला प्रोग्राम है, इसका प्रिविलेज तमिलनाडु को मिला है। प्रधानमंत्री का जो अंदाज है लोगों को छूने का, उनकी भावनाओं को छूने का, वो अद्भुत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने किनाया कि 2024 से पहले जितना धन तमिलनाडु को मिलता था उससे 2.5 गुना धन उनकी सरकार ने तमिलनाडु के विकास में दिया, जबकि उनकी पार्टी की सरकार वहां नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध कराई, मुहैया कराई हैं। इस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां हैं। अब गठबंधन की बात कर लें तो जहां गठबंधन को लेकर स्थितियां, परिस्थितियां नजर आ रही हैं, हम आज उसी पर बात करने वाले हैं कि गठबंधन के जो मोटा मोटा इंडिया वाले गठबंधन का खाका तैयार है और नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से संधान किया है। हालांकि गठबंधन में बीच बीच में रार हो जाती है, लेकिन इस तरह की चीजें आती हैं। अब जिस तरीके से स्थितियां, परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं, उसमें एक ग्राफिक के जरिए हमने कुछ समझाने की कोशिश की है। वो ग्राफिक चलाया जाए। कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो ये स्थितियां, परिस्थितियां आपको सामने हैं और कांग्रेस त्याग करने को तैयार है। 231 लोकसभा सीटें हैं, 23 राज्य हैं जहां कांग्रेस अकेली लड़ सकती है और गठबंधन 7 या 9 राज्यों में गठबंधन की स्थितियां हो सकती हैं। ये बहुत सारे भी पेच भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां समाजवादी पार्टी 2 से 8 सीटें देने को तैयार है। इसी तरीके से बिहार में 4 सीटें उसको मिल सकती हैं। जो एक संभावना, एक जो गुणागणित का एक आंकड़ा निकल कर आया है, उसके बाद उसको जरा भी स्क्रीन पर दिखाया जाए कि किस तरीके से किन राज्यों में कांग्रेस को जो विपक्ष, उसके सहयोगी दल हैं, वो कितनी सीटें देने को तैयार हैं। तो जो आपके सामने तकरीबन 9 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है। इस जो ये राज्य हैं, यहाँ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है और ये आंकड़ा लगभग 300 सीटों का है इन राज्यों पर। जम्मू कश्मीर है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इनका मसला पूरा आपके सामने है और ये 9 राज्यों का एक गुणागणित आपस में सीट शेयरिंग का कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं गठबंधन में, वो लगभग तैयार होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए है, नरेंद्र मोदी हैं और उनका चेहरा है। बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां, परिस्थितियां हैं। दूसरे एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती 7 राज्य हैं, बड़े चैलेंजिंग हैं बीजेपी के लिए, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है। कर्नाटक में तो उतनी चुनौती नहीं है। पिछली बार एक बड़ी तादाद में सीटें सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनौती महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है। यहाँ अभी जो आंकड़े आए हैं महाराष्ट्र में भी, वो इतनी सारी तोड़फोड़ के बावजूद भी महाविकास आघाड़ी थोड़ा भारी नजर आ रही है। ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत हैं, बिहार में अगर नीतीश कुमार और महागठबंधन एक साथ लड़ते हैं तो वो मजबूत हैं। तो इन राज्यों में लगभग 234 सीटें नजर आती हैं। इन राज्यों को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अभी से कमान संभाल ली है। तो सवाल यही है कि भाई अभी एक जो विपक्ष है, जो मोदी को हराने के दावे और दम भरता है, वो अभी सीट शेयरिंग और इसमें उलझा हुआ, अभी उनका संयोजक कौन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बहुत तेज़ी से अपने चुनाव अभियान को अंजाम दे रही है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन भास्कर जोशी साहब हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। संजय कुमार पटेल जेडीयू के नेता बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। पटेल साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कुंवर सिंह निषाद साहब। आज मेरा मन है कि मैं चर्चा संजय श्रीवास्तव से शुरू करूं। पिछली बार संजय जी हमारी डिबेट में थे, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हुआ और अंत में कुछ तकनीकी खामी आ गई, तो बहुत बहुमूल्य विचार संजय जी के हम ले नहीं पाए। इसलिए आज मैं चाह रहा हूं बस इसलिए, और आज थोड़ा सा विषय भी ऐसा है कि संजय जी अगर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा चीज़ें और हम लोग इसको आगे अच्छे तरीके से करेंगे। संजय श्रीवास्तव आपके पास मैं आ रहा हूँ। एक तरफ दो तस्वीरें हमने दिखाई कि एक तरफ जो गठबंधन है, अब दरार तो हम नहीं कहेंगे लेकिन रार हो रही है, बीच बीच में रार छेड़ दे रहा है कोई। भगवंत मान कह रहे हैं कि माँ बच्चे को कहानी सुनाती है गब्बर सिंह के अंदाज में, वो कह रहे हैं कि बेटा सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि बेटा एक थी कांग्रेस। इस तरीके की बातें करोगे भाई, एक तो वैसे ही पार्टी, अगर किसी के जले में नमक छिड़कोगे, पूरी की पूरी सरकारें वहां चली गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और उसके जले में नमक छिड़कोगे तो भाई आदमी तिलमिलाएगा। पवन खेड़ा ने पता नहीं और क्या क्या कह दिया, फिर और भी तमाम प्रवक्ता मैदान में कूद गए, लेकिन हालांकि दोनों तरफ से शीर्ष नेतृत्व तो नहीं आया। एक बार बहुत गंभीर चर्चा कि संजय जी, ये तो खैर चलता है, चलता रहेगा, अलग अलग तमाम विचारधाराएं हैं, और जब एक साथ बहुत सारे दल आते हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय ये है कि जो दक्षिण समेत जो हमने भी 7 राज्य दिखाए, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, कि वहाँ बीजेपी को चुनौती है, और जो गठबंधन के मुकाबले बीजेपी को वहाँ चुनौती महसूस करें। नरेंद्र मोदी निकल पड़े अपने बिल्कुल रथ पे सवार होकर, चुनावी रथ पे, और उन्होंने 20,000 करोड़, 20,000 मतलब हमें बोलने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, 20,000 करोड़। संजय जी को याद होगा, हम लोग के एक संपादक हैं अभी, वो कहा करते थे कि लो पूरे इतने 1,000 रुपए आपको देता हूं, तो 1,000 पे बहुत जोर देते तो हम लोगों को लगता था बहुत ज्यादा है ये। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि 20,000 तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इतनी सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें आज नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को दी, दमन तक उन्होंने किया। अब वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं संजय जी? ओपनिंग कमेंट आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद दुर्गेन जी, बहुत अच्छे विषय का आपने चयन किया है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी से गठबंधन में दरार और बीजेपी को एक तरीके से माइलेज या बीजेपी तैयार, इस तरीके का टॉपिक डिबेट होने से, अगर गठबंधन में वाकई दरार है, गठबंधन में कुछ खामियां हैं और गठबंधन के लोगों को वाकई बीजेपी से कमर कसनी है, तो उनके लिए समय है, और इन चुनौतियों को टीवी डिबेट्स में देखना चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम को देखकर कम से कम कुछ सबक लेना चाहिए कि भाई जहां खामियां हैं, जहां दूरियां हैं, वो कैसे दूर हो, और बीजेपी से कैसे 24 में जो पाला पड़ा है उससे कैसे पार पाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से पहल है जो गठबंधन के लोग हैं उनको ये समझने के लिए। एक आप भी जानते हैं कि इस समय खरमास चल रहा है जी, और खरमास
14 जनवरी को कंप्लीट होगा। खरमास में होता है कि खर यानी गधे, सूर्य देव का जो रथ है वो अभी गधे हाँक रहे हैं, इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो है। तो आप देखिए कि कैसे अभी जो पिछले राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को भारी सफलता मिली जी। मोदी जी अभी 30 दिसंबर को अयोध्या में थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उन्होंने 22 जनवरी के जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी मैसेजिंग और तैयारियां सारी पूरी कर ली और इसके बाद आज दक्षिण में निकल गए। तो कहीं ना कहीं जो आप संधान का प्रयोग शब्द का करते हैं, संधान यानी कि एक बाण होता है जिसको संधान किया जा रहा है, अश्वमेध घोड़े का कह लीजिए या विजय के लिए कह लीजिए या उनका जो यज्ञ है 24 का उसको कह लीजिए, तो संधान उन्होंने कर दिया है। और 14 तारीख से जैसे समय बदलेगा सूर्य देव के रथ में घोड़े आ जाएंगे गधे की जगह, तो वो रफ्तार पकड़ेगा। वैसे ही मुझे लगता है कि मोदी जी की ये जो तैयारी है कि दक्षिण से, चूंकि दक्षिण में बीजेपी बहुत कमजोर है, जो आपने कहा कई राज्यों में उनका खाता भी नहीं खुलता है, तो निश्चित तौर पर इस संधान के मायने ये जो तमाम योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, और मोदी जी में एक प्रशंसा तो करनी होगी और विपक्ष वाले ये बिल्कुल उनको करना भी चाहिए कि हमेशा वो तैयार रहते हैं। रात में सोए, अगले दिन रात में क्या हुआ था इसको सोए उठ के भूल जाते हैं और सुबह अगले चुनाव या अगले पड़ाव की तैयारी किस तरह करनी है और कैसे किला फतेह करना है वो बखूबी वो तैयारी करते हैं और उसके लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही मेरा कहना है कि जो सूर्य देव का रथ है उसमें घोड़े सवार होंगे, वैसे बीजेपी मोदी जी के रथ पर सवार होगी और घोड़े की ही स्पीड से चल पड़ेगी। अब निश्चित तौर पर इन लोगों को समय रहते चेतना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, जहां भी सीटें लोकसभा की ज्यादा है और वहां चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहती कि उनका मुकाबला किसी तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हो, वो चाहती हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां वहां कमजोर हो और उनका दबदबा कायम रहे और वो लोकसभा की सीटें जीते। लेकिन पिछले कुछ लोकसभा के चुनाव आप देखिए, जब से बीजेपी लीड कर रही है हर राज्यों में, तो उत्तर भारत के राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी सीटें हासिल नहीं हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का हाल देखिए कि क्या हंस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो क्षेत्रीय दल है लोकसभा में उनका क्या हंस रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, तो उत्तराखंड में और दिल्ली में तो सारी की सारी सीटें ही बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का यह मतलब है कि निश्चित तौर पर आपकी इस डिबेट से जो गठबंधन है उसको फायदा होता दिखता है कि समय रहते वो जीते और इन राज्यों में जहां उसको बीजेपी से तगड़ी चुनौती है और चुनौती का सामना करना है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार हो और जो आपस के मतभेद हैं, मनभेद हैं, उन सभी पर बैठकर चर्चा करें। बड़े नेताओं को चाहिए कि वो दिल बड़ा करें और सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को समझें और सीटों के बंटवारे से लेकर कैसे मोदी और उनकी पार्टी से मुकाबला करना है, इस पर अगर वो अमल करें और तैयारी करें तो बेहतर होगा। अभी समय है, अगर समझ जाएंगे तो हो सकता है कुछ मुकाबला मोदी जी से वो कर भी सके। संजय जी, अब आप करें कुछ मुकाबला, यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल्कुल बाहें चढ़ाए हुए कि बिल्कुल इस बार अखाड़े में बीजेपी को हम पटक देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपको कि देर हो गई, क्योंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया कुछ मुकाबला, तो इसका मतलब कि काफी देर हो चुकी है क्या? निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, अब मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं, हालांकि पंजाब और राजस्थान और मध्य प्रदेश भी छूटा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के अभी समीकरण चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी अगर शामिल होती है तो कांग्रेस के साथ वो आती है तो समाजवादी पार्टी छिटकती नजर आती है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आती है तो बहुजन समाज पार्टी छिटकती नजर आती है। ऐसे में जो दलित और बैकवर्ड वोटों के साथ साथ मुस्लिम वोटों का गणित है, ये बात आप दुर्गेश जी आज साफ समझ लीजिए और साफ इनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही सीधा बीजेपी के खिलाफ कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी इस बार मुकाबले में है, क्योंकि जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी ने, वो मैसेज कर दिया कि सिर्फ भाई मुलायम सिंह का कुनबा या मुलायम सिंह के परिवार से ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई भी यादव हमारे लिए मुख्यमंत्री बन सकता है किसी भी स्टेट में। तो कहीं ना कहीं यह सेंधमारी उत्तर प्रदेश के यादव वोट बैंक पर भी भारी तरीके से है और निश्चित तौर पर इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो कुछ करती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देती है
और बड़े मैसेज के नतीजे में फंसी हुई क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जैसे चक्रव्यूह में गिर जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब किसके साथ जाए और किसका साथ छोड़े। तो कमोबेश ऐसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी है। बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि वो भाई भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचने वाली पार्टी होकर रह गई है। अब देखना यह है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती है कि साइलेंटली कुछ सीटों पर जहां उसकी दावेदारी या दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के साथ आता दिख रहा है और उसके कैंडिडेट इस तरह होते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट है तो दलित उसके साथ चला गया, या दलित कैंडिडेट है मुस्लिम उसके साथ चला गया। तो जातीय और धार्मिक जो एक समीकरण बनाया जाता है सीटें जीतने के लिए, उस पर कितनी सीटें ये जीत पाते हैं। और समाजवादी पार्टी अगर सही तरीके से गठबंधन के साथ नहीं होती, अकेले चुनाव लड़ती है, तो जो उनकी कहा जाता है कि उनके घर की जो सीटें हैं, कन्नौज है, मैनपुरी है, तमाम इटावा है, ऐसी जो सीटें हैं, वो भी मुझे नहीं लगता है कि वो बिना गठबंधन के सहारे जीत पाएंगे। क्योंकि अगर आप याद करिए कि एक सीट ऐसी थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाचा शिवपाल ने उसमें बहुत मेहनत की और तब जाके डिंपल यादव वहां से जीत पाई थी। अगर चाचा शिवपाल नहीं होते तो निश्चित तौर पर इनको नाकों चने चबाने पड़ते, हो सकता है हार भी जाते। तो ये सब चीजें, मेरे कहने का मतलब यह है कि चाचा को भी साधना है और कांग्रेस को भी साधना है, आरजेडी को भी साधना है और यहाँ के जो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी उसे भी साधना है। तो अगर इन सबको साध के चलेंगे और सीटों का बंटवारा समन्वय के साथ कर लेंगे, कहां मेरा पलड़ा भारी है और कहां तुम्हारा पलड़ा भारी है, अगर उस तरीके से तैयार होंगे तो निश्चित तौर पर मेरा जो शब्द था कि कुछ मुकाबला ये कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। नहीं तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी 65-70 सीटें उनके पास है, आप 10 पे तो मुकाबला करेंगे, 65-70 पे तो आप मुकाबले में वैसे भी नहीं दिखते हैं। क्योंकि जो 22 जनवरी से शुरू होगा वो निश्चित तौर पर उसके दूरगामी नतीजे चुनाव में ही आएंगे और वो चुनाव को लेकर ही किया जा रहा है। कोई मुगालते में ना रहे कि वो राम मंदिर का जो पूजन है, जो प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान वहां विराजेंगे, पूरे देश से 2 महीने तक लोग वहां आएंगे, ये सब तैयारी भारतीय जनता पार्टी और संघ कर चुका है। और एक लंबा मैसेज देने का है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। तो निश्चित तौर पर उसका सीधा प्रभाव मतदाताओं पर पड़ेगा, बिल्कुल, और हिंदू मतदाताओं पर खास तौर से। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि तमाम जो चक्रव्यूह बीजेपी ने रच दिया है, अब वो विपक्ष कैसे तोड़ेगा, इसके लिए क्या समय काफी बीत गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, यहाँ का परफॉर्मेंस दिल्ली की गद्दी पर कौन रहेगा ये तय करता रहा हमेशा से। एक ट्रेडिशन है, एक कहावत है कि प्रधानमंत्री और दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश पर बहुत कुछ डिपेंड रहती है। एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद बहुत सारे बिंदु हैं गठबंधन के, उनको भी टटोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात कर रहे हैं जो महागठबंधन है इंडिया वाला, उसमें रार और बीजेपी तैयार। जिस तरीके से भी चर्चा ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से तेजी से बीजेपी काम करती है और जो 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद पार्टी हैंगओवर में नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद दक्षिण के राज्यों में निकल पड़े। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि अभी सूर्य भगवान का जो रथ है, खरमास चल रहा, खर माने गधा, और वो सूर्य भगवान का जो रथ है वो गधे हाँक रहे हैं। जैसे ही 14 जनवरी के बाद खरमास खत्म होगा तो रथ में घोड़े आ जाएंगे और उस वक्त घोड़े वाले रथ पर सवार होकर बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि विपक्ष को, मुझे लगता है, अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और रफ्तार बढ़ा के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंपटीशन विपक्ष कर सकता है, ऐसा वो कह रहे थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी शाही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हैं, राजधानी है। शाही साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। और संजय कुमार पटेल जेडीयू के नेता बिहार से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। बाकी सारे मेहमान पूर्वत ही हैं, कुंवर सिंह निषाद और
भुवन भास्कर जोशी प्रोफेसर साहब, दोनों समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं प्रोफेसर जोशी के पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर जोशी, वास्तव में जिस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां नज़र आ रही हैं, अब ये आप कह सकते हैं कि हमारा नज़रिया है, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से गठबंधन में अभी मामला लेट चल रहा है सीटों को लेकर, अब अभी आज इस तरह के अंदर से खबरें आ रही हैं कि 6 से 8 सीटें कांग्रेस को आप लोग दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोई बहुत ऑथेंटिक बात इसलिए नहीं करता हूं कि जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश में जहां इतनी सारी सीटें बीजेपी ने जीती, वहां के लिए कोई प्लान अभी तक नजर नहीं आ रहा विपक्ष में। प्रोफेसर जोशी, देखिए, जहां से आपने शुरुआत करी और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है जिन्होंने बताने का काम करा, चैनल में आपने भी बताने का काम करा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना विजय रथ का घोड़ा लेकर आज साउथ पहुंच चुके हैं। लेकिन चूंकि हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी है, मैं माननीय हमारे जो प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के, उन्हीं की देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके संसदीय क्षेत्र की घटना बताने का काम करता हूं और पता चलता है कि यथार्थ में क्या चल रहा है प्रदेश में। और योगी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 56 इंच का सीना है, जो भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी क्या गहराई है, क्या जमीन पे काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, वहां पर जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर एक छात्रा का रेप होता है माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, और उसको करने वाले कोई और नहीं थे, वो इन्हीं के IIT सेल के तीन जो है इनके पदाधिकारी थे। वो रेप करते हैं और उसके बाद वो आराम से 20-25 दिन वहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके आते हैं और पुलिस बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। योगी जी वो सर्विस होके आ जाता, उसमें तेल पानी की कोई कमी नहीं होती और अब तक कार्रवाई हो गई। लेकिन अभी गिरफ्तारी की औपचारिक 2 महीने के बाद हो पाई है और अभी कोई कार्रवाई उस तरह की नहीं हो पाई है जैसा कि योगी सरकार मशहूर है। यानी कि जो सिस्टम चल रहा है कि अपने विचारधारा के लोगों के साथ कैसा, और ये अब नहीं हो रहा। अभी देखा ना आपने क्या नारा दिया, एक सांसद ने क्या कहने का काम करा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। चैलेंज है प्रधानमंत्री को, चैलेंज है देश की न्यायपालिका को, चैलेंज करने का काम करते हैं इनके सांसद हैं। और ये इससे पूर्व भी हुआ है। सहगल जी हो, वो विक्टिम का लड़ने वाला कोई नहीं बचा, ऐसा परिवार का सारा परिवार खत्म कर दिया। चिमयानंद जी हो, गृह राज्य मंत्री देश के रहे, सब इनके पास माला है। उस माला को लेकर मैं तो कहना चाहता हूं, आदरणीय पत्रकार साहब, वरिष्ठ पत्रकार साहब श्रीवास्तव जी, माननीय योगी जी, ये सब माला लेकर आज साउथ की ओर चल दिए। मैं तो माला को वैसे, और निश्चित तौर पे हमारा जो बात आप कह रहे हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सब मुद्दों का फर्क क्या पड़ रहा है? आपकी पार्टी कहां स्टैंड करती है? आप गठबंधन की बात हो रही है, चर्चा पॉलिटिकल हो रही है, आप जो मुद्दे बता रहे हैं, चिन्मयानंद, आप कहते हैं तमाम मामले हैं, तमाम दाग हैं बीजेपी पे, लेकिन आप उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? वोट तो वही जनता है ना। जनता को आप कैसे समझाने में कामयाब हो रहे हैं? आप तो नाकामयाब हैं। बनारस की घटना के बाद भी जनता सड़क पर आपके साथ नहीं आ रही, आप खुद सड़क पर नहीं आ रहे हैं। पकड़ लिए गए, नहीं पकड़ लिए गए, हम भी कहते हैं कि दोषी है, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए था, नहीं चला। लेकिन आप जनता को कैसे मैसेज देंगे? जनता वोट तो बीजेपी को ही देने जा रही है ना। लोग गालियां भी दे रहे हैं मगर वोट भी दे रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं देना चाहते। आप पहले गिरेबान में था कि आपको वोट क्यों नहीं देना चाहते, समाजवादी पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहते लोग, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहते लोग। ठीक है, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर चिंतन करिए। जोशी साहब जवाब दीजिए, मन पहले बदलिए ना। जोशी साहब जी जवाब दीजिए। आदरणीय संजय जी को बताना चाहता हूं, शायद विधानसभा के चुनाव में उनका शायद ध्यान गया नहीं गया। 111 माननीय विधायक हमारे अपने स्वयं के हैं और 14 हमारे अलायंस के हैं, और सरकार 202, 203 में बनती है, ये भी आप जानते हैं। तो करीब मामला रहा और एक बहुत जिम्मेदार पार्टी हम लोग वहां पर है। आपकी बात ठीक है, वोट नहीं मिल रहा, क्या उससे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल
नहीं, के लिए दिया जाए। जोशी साहब क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। जोशी साहब, मैं जोशी साहब थोड़ा इसको मैं अभी जो रेप बलात्कार, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। हम कतई इन चर्चाओं से बिल्कुल नहीं बचते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं ये भी बड़े अहम हैं। लेकिन आज हम इस बात को कह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2-3-4 मुद्दे उठा के आप जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें बहुत सारी सीटें क्या जीतने की स्थिति में आ जाएंगे क्या? हम जरा वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ सीटों के बंटवारा लेट, बहुत सारी चीजें लेट, और बीजेपी ये मान रही है, प्रधानमंत्री दक्षिण में निकल गए तो ये मान रहे हैं कि भैया उत्तर ठीक है, सब फूलो फलो आगे बढ़ गए। दुर्गेश जी, अगर मैं कहता हूं ये सारे मुद्दे पे वोट नहीं पड़ा, मैं आप कह रहा हूं हम सरकार नहीं बना पाए। मैं भाई साहब की बात बड़ी कर देता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ज्ञान, मेरा पॉलिटिकल क्षेत्र में, उनका पत्रकारिता में अलग अलग विषय लगभग समान ही अनुभव होगा। मेरे को 28-30 साल हो गए राजनीति करते हुए, उनको भी 28-30 साल का 35 का होगा अनुभव। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये रेप के मामले हैं या जो इन्होंने जो जुमले दिए थे, उन आज के विषय पे आ जाऊंगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ दुर्गेश जी, कहीं चर्चा नहीं हो रही। आज एक यूट्यूब चैनल, प्रतिष्ठित चैनल में आज मैंने पहली बार उस पर डिबेट करी, साफ सूखा हुआ पूरे मीडिया को, मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं, मैं न डरता हूं। नहीं, हमें साफ अब नहीं सुनता, हमें साफ हमारे इर्द गिर्द से साफ नहीं जा पाता। मैं बता दे रहा हूं आपको, सांप इर्द गिर्द नहीं जा पाता। आप हमारे साथ चर्चा में रहते हैं, मैं सांप को आने नहीं देता आसपास। ना तो मुझे आपके प्रतिभा पर, ना आपके चैनल पे प्रतिभा है, लेकिन मैं भी पूर्णकालीन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे पे कोई व्यापार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, मैं तो पूर्णकालीन समर्पित हूं माननीय अखिलेश जी, माननीय डिम्पल जी को, समाजवादी पार्टी को। तो मैं तो पूरे दिन यही काम करता हूं। लेकिन एक डिबेट मैंने करी, आज घटना को 2 महीने हो गए, आज करी मैंने एक डिबेट एक यूट्यूब चैनल में, बढ़िया चैनल। मैं आपको विषय बताना चाहता हूँ, ये विषयांतर नहीं करना चाहता था मैं कार्यक्रम को, लेकिन बड़ा दुख जल्दी करिए, बाकी लोगों को भी मुझे लेना है और मेरे पास समय भी थोड़ा सा कम होता है। मैं आपको विषय कर रहा हूँ। धीरे धीरे हमारा जो गठबंधन है, देश बचाने को, संविधान बचाने को, लोकतंत्र बचाने को इकट्ठा हुआ है। और निश्चित तौर पे आपको विषय बताना चाहता हूँ, धीरे धीरे मीटिंग हुई है। पहले लोगों ने कहा मीटिंग नहीं हो पाई, वो लोगों को भी जवाब मिल गया कि मीटिंग होती है। संयोजक का और सीट बंटवारे के 2 इशू रह गए हैं। और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से त्यागी आज कह रहे थे, जेडीयू के बहुत प्रमुख करता था, कह रहे जिस कमेटी का मैं मेंबर हूं 4.5 महीने से कोई मीटिंग नहीं हुई उसकी। आप बताइए किस रफ्तार में आप लोग चल रहे हैं, कैसे काम होगा? आपसे पूछना दुर्गेश जी, वैसे तो मेरे को काउंटर करने का कोई अधिकार नहीं है, आप बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए जो इनका 44, एक अकेला भारी तो फेल हो रखा है, इनका 44 लोग साथ में, उसमें कोई तुगलकी फरमान 2 लोग जारी कर देते हैं। और कौन सी मीटिंग हुई है एनडीए की, मुझे लगता है आप लोग, मुझे लगता है कि अपने को देखिए तो मुझे लगता है आगे कुछ कल्याण हो जाएगा सब लोग। मैं कोई आपको कोई सलाह राय नहीं दे रहा हूं, चूंकि आप लोग बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक दल हैं। मैं रुख करूंगा कुंवर सिंह निषाद का। कुंवर सिंह निषाद, उत्तर प्रदेश में जहां 2009 में 21 सीटें आपकी थी, और मुझे अच्छी तरह याद है, संजय श्रीवास्तव को भी अच्छी तरह याद होगा, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को मुलायम सिंह 4 सीटें दे रहे थे। और उस पूरी बातचीत का मैं बहुत करीब से गवाह था। जो लोग मीडिएटर थे, दिग्विजय सिंह और श्री प्रकाश जायसवाल, मेरी लगभग रोज इस विषय पर उनसे बात होती थी और बहुत करीब से मैं जानता था कैसे के 4 सीटें वो दे रहे थे, ये 4 सीटें। और रत्ना सिंह की सीट जो प्रतापगढ़ की थी, उसको लेकर पेच फंसा। वो जीती सीट भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे रही थी। सोनिया गांधी राजी हो गई थी कि 5 दे दो और लड़ो भाई, लेकिन उन्होंने कहा ना 4, केवल 4। और 4 में मामला जब फंस गया तो उन्होंने कहा कि भाई 5 मैं नहीं दूंगा। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम सारी लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी 23 सीट, कांग्रेस पार्टी 21 सीट, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 20 सीट 2009 में। ऐसा भी नहीं कि 2009 में कांग्रेस बहुत ताकतवर पार्टी थी उत्तर प्रदेश में, ऐसा भी नहीं था। ये स्थितियां परिस्थितियां। तो कुंवर सिंह निषाद, इस बार जो गणित समझ में आ रहा है कि 7-8 सीटें 10 सीटें आप लोगों को मिलने जा रही हैं, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा अहम राज्य है। बिल्कुल, आपने सही बात कही, उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है और खरमास चल रहा है। अभी आदरणीय संजय जी ने बताया, बड़ा अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया, और उन्होंने भी मोदी जी का रथ हाँका बहुत अच्छी तरीके से। वो भी मुझे उनके एक लगे कि वो भी उसमें शामिल हैं।
तो उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है और उत्तर प्रदेश देखिए, अहम मैं राज्य मैं इसलिए मैं है क्योंकि एक जगह बहुत आदर के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। कृपा करके आप बीजेपी, सपा, जेडीयू ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए हम पत्रकारों को। मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से। सर्टिफिकेट, अब मैं अभी शाही को कोई सवाल पूछूंगा, वो कहेंगे तुम कांग्रेस के आदमी हो। ये सब मत करो भाई। संजय श्रीवास्तव पत्रकार ही हैं, सिर्फ पत्रकार हैं वो। अभी पिछली डिबेट उठा के देख लो तो बीजेपी को आईना दिखा रहे थे ऐसे कि ये देख लो तुम अपना आईना। बोलिए। मैंने केवल इतना कहा कि खरमास में उन्होंने भी मोदी जी का रथ हाँकने का काम किया है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से नरेंद्र भाई मोदी यहाँ के सांसद हैं और आप दक्षिण में जाकर प्रचार करने जा रहे हैं। ये अपनी कायरता को छुपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में आकर कहा था कि यहाँ पर रात के 10 बजे यदि कोई लड़की या कोई महिला पूरे यदि जेवर पहन के भी निकलती है तो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे कहना चाहूंगा कि मोदी जी अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को बिना सुरक्षा के ऊपर से नीचे तक जेवर पहना के दिखा दें तो सुबह वो अपनी स्थिति बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ क्या हुआ, क्या लूट खसूट डकैती यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा छुपाने के लिए, मोदी जी अपने सवालों से बचने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। बनारस की जो घटना हुई है यह भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक काले धब्बे के समान है। वहां के जो तीनों लोग वो एक ये जेपी नड्डा के साथ खड़े होते हैं, एक बाबा के साथ खड़े होते हैं और एक स्वयं मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। यह बलात्कारियों को अपने साथ भाई नेता हैं, बहुत सारे नेता आपकी पार्टी के नेता के साथ खड़े होते हैं। अखिलेश जी के साथ अक्सर इस तरह की फोटो आ जाती है, तो क्या मैं मान लेता हूं अखिलेश जी आतंकवादियों से मिले हुए हैं? क्या ऐसा होता है क्या भाई? पब्लिक फेस का आदमी है, उसके बगल में कोई खड़ा कर फोटो खिंचवा ले, उसको क्या पता कि कल रेप कर देगा जाके? कोई ऐसा मीटर तो है नहीं। हाँ, घटना जो हुई है निंदनीय है और उस पर उतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों के साथ होती। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया जरा बताइए। आपने देखा क्या आज बनारस में कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी की सह पर वहां पर लाठीचार्ज हुआ। कुंवर सिंह निषाद जरा मुद्दे पर आ जाओ। अब मुद्दे पर आ जाओ। मान लिया आप लोगों का ओपन आ गया और इस पर भी हम करेंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मुद्दे पर आ जाओ, कैसे उत्तर प्रदेश में पार पाएंगे ये बताओ। ठीक है, मैं अब बीजेपी के नेता को शामिल कर लेता हूं। मैं बीजेपी के नेता को शामिल कर लेता हूं। कुंवर सिंह मैं आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी शाही जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे सवाल आप पर उठाए गए बनारस की घटना को लेकर। यह अपने आप में एक अहम विषय है और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग सुशासन, शासन इसकी बात करते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक तो पहले इस पर आप जवाब दे दीजिए और दूसरा कि प्रधानमंत्री जी दक्षिण गए हैं और दक्षिण से वो संधान कर रहे हैं। जो विपक्ष है, गठबंधन है, वो कह रहा है कि हम यूपी में घेर लेंगे, तमाम हमारे पास मुद्दे हैं और ये मुद्दे आप लोग खुद ही दे रहे हैं उनको। अश्विनी शाही। दुर्गेन जी देखिए, मैं मुद्दे से जो है भटकने का काम नहीं करूंगा, जबकि विपक्ष का जो कुछ था पवन खेरा और उनका था मुद्दा ये था। बनारस के मुद्दे पर जवाब दीजिए। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। कुंवर सिंह निषाद बोलने दो, जवाब तभी देंगे जब बोलोगे। अश्विनी जी जरा ऑडियो ठीक करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अश्विनी जी का ऑडियो ठीक किया जाए। जी आप आ रही है? हाँ बोलिए, अब बोलिए कृपया। जी मैं चाहता हूँ स्पष्ट रूप से बनारस की घटना से ही शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश में बनारस में घटना जो हुई है वो निंदनीय घटना, उसके अपराधी पकड़े गए, जो कानून से कड़ी सजा होगी उनको मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात ये है, माइक को थोड़ा और पास कर लीजिए भाई, माइक को थोड़ा और पास कर लीजिए। बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही है आपकी आवाज और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है। जी 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 हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आप हाथ में पकड़ लो, हमें कोई इतराज नहीं। आप माइक हाथ में पकड़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं, बोलो आप। उसमें कोई बहुत बनावटी करने की जरूरत नहीं है, आवाज दर्शक तक जानी चाहिए बस। अगर जाना चाहिए तो आप बताइए, बोलिए। ऑडियो ठीक किया जाए, सुनील जी का ऑडियो ठीक किया जाए। पहले सुनील जी का ऑडियो ठीक किया जाए क्योंकि बिल्कुल उनकी बात समझ में आ रही है। मैं संजय पटेल के पास जा रहा हूं। संजय पटेल, लगातार आपके नेता नीतीश कुमार गठबंधन पर दबाव बना रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे, ऐसी खबरें थी। मैं कोई बहुत आपकी पार्टी की बहुत
आंतरिक कोई मैं खबर का दावा करूं तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन लगातार नीतीश कुमार इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि उनको संयोजक बनाया जाए। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने 1 साल पहले पहल की थी, और आपकी पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि वो समय गंवा दिया गठबंधन ने। कैसे लड़ोगे भाई आप लोग? अनम्यूट करिए संजय भाई, संजय पटेल। संजय पटेल, आपकी ऑडियो मिल नहीं रही मुझे। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी देखिए दुर्जन जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अश्विनी शाही बोल रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा था स्पष्ट रूप से कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम गिरफ्तारी हुई। रामपुर के जो माननीय मंत्री जी थे वो कहते थे कि बलात्कार हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती थी। माननीय नेताजी नहीं है, कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। कांग्रेस के एक मंत्री हैं धारीवाल जी, जो कहते थे 35,000 बलात्कार होने पर कि मर्दों का प्रदेश से बलात्कार होता रहेगा, उस पर जवाब इन लोगों को नहीं देना है। आज आपका पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दे में चूंकि विपक्ष के पास तर्कों का अभाव है, तथ्यों का अकाल है और मुद्दों का सूनापन है, इस समय एकदम सूखा पड़ा हुआ मुद्दों का। आज बयान नहीं देंगे कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इन विधर्मियों को सत्ता से बेदखल किया जाए जहां पर है। ये आज देश की जनता हमारा साथ दे रही है। ये लोग नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरफ बैठकर आपके चैनल पर बोलेंगे। सड़क पर कांग्रेस का कोई प्रदर्शन बनारस नहीं हुआ, मैं बनारस में हूं इस समय, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। झूठ बोलने के लिए तो बैठकर राहुल गांधी भी कुछ भी बोल देते हैं, दत्तात्रेय गुप्त का ब्राह्मण बता देते हैं और हैं जहांगीर खान के खानदान के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में आज हमारे 4 विधायक हैं, वहां वोट परसेंटेज बढ़े, आज हम नगर निगम में तीसरी पार्टी है। अच्छा, आप ये मान चुके हो सुनी साई, क्या आप मान चुके हो उत्तर प्रदेश जीत गए, बिहार जीत गए, झारखंड जीत गए, राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, कर्नाटक जीत गए? आप मान के चल रहे हो, इसलिए वहां जाके दक्षिण में ज्यादा जोर लगा रहे हो? मान गए हो क्या आप लोग? हम तो बाकी लोगों को आगाह कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब को और कुंवर सिंह निषाद को, कि भाई ये तो मान चुके कि हम जीत गए उत्तर प्रदेश, अब आप लोग बेवजह परेशान हो। हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है। मैंने कहा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मैंने कहा। इनके यहां अभी गए तो थे, कौन है अखिलेश कर आए हैं ना, और वहां पर कितना वोट पाए? नोटा से भी कम 0.049% वोट पाए हैं। ये क्या कर लिया इन्होंने? हम तमिलनाडु में जहां कुछ नहीं थे, 2001 में हमारा विधायक था, वहां बीच में 3-4 चुनाव में नहीं रहा, एक एमपी रहा। लेकिन सुनी साई, उत्तर प्रदेश को मत भूलो, समाजवादी पार्टी को विधानसभा में अब तक का सर्वाधिक वोट मिला है। अब तक का समाजवादी पार्टी जब से गठन हुआ है तब सर्वाधिक वोट मिला है, तो वो भी आपके लिए चुनौती होगा ना? एकदम चुनाव हम मान के चलते हैं। हमने तो 2019 में भी चुनौती माना था कि बुआ और बबुआ मिलेंगे। उसके पहले 17 में चुनाव हुआ था, तो दोनों लोग वोट मिलाकर पाए थे। बढ़िया, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, सुनी भाई, मैं आता हूं। मैं कुंवर सिंह निषाद, चूंकि बहुत गुस्से में, मैं एक प्रश्न से और लेना चाहता हूं। कुंवर सिंह निषाद, अब जरा पॉलिटिकल बात हो जाए। ये विषय तो बहुत ही गंभीर है, जिस विषय की आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, उस पर जवाब देना होगा सरकार को भी और बीजेपी को भी, और कार्रवाई भी हुई है जो भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले गठबंधन, कई गठबंधन हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 में के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप लोग, कई तरह के गठबंधन, कई तरह की कुलाटियां हो चुकी, सपा बसपा हो चुका, बस सपा कांग्रेस हो चुका, अब कौन सा फार्मूला है? अब तो मान के गठबंधन ही साथ में है, लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जिनके दम पर उत्तर प्रदेश में 10, 20, 25 सीटें जीत पाओगे आप? कुंवर सिंह निषाद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी काट हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं, और मंच पे खड़े होकर कहते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोल दो, तो वो जनता को सच लगने लगता है। इस देश का प्रधानमंत्री जनता से झूठ बोलने का काम करता है। हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, हम इस तरह के 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। इस तरह के जो भ्रमर जाल में आकर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, लेकिन इस बार इनका ये जो जुमला है वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि क्या किया आपने? आप क्या करोगे भाई इसके लिए, ये तो बताओ। मैं मान लिया आपकी बात पर है, मैं क्या करोगे? जनता तो मोदी 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 कर रही है, क्या करोगे? हम तो कह रहे हैं, अश्विनी जी अभी बता रहे थे कि इनकी सरकार में ये होता था, कांग्रेस के सपा के जो विधायक मंत्री ये कहते थे
इनको लाइसेंस मिल गया अब तो भारतीय जनता पार्टी को, कि इनके सर कहते थे तो हम तो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तो लाइसेंस मिल गया है ब्रजभूषण शरण सिंह को, सेंगर को, चिन्मय आनंद को, इस तरीके से ये लोग बलात्कार करेंगे, बेटियों को उत्पीड़न करेंगे। ठीक है, महिला उत्पीड़न, ठीक है। अब कुंवर भाई मैं रोक रहा हूँ, कुंवर सिंह साहब मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ, चूंकि मेरे पास अब 1.5 मिनट का वक्त है। मैं जोशी साहब को लेता हूँ। जोशी साहब, काफी देर की चर्चा हो गई, लेकिन कोई पॉलिटिकल फार्मूला, मुद्दे कैसे लड़ोगे आप, जरा ये हमको तुरंत जल्दी से बता दो आप। बहुत बहुत इंस्टेंट कॉफी की तरह बिल्कुल। नहीं, हम तो बता रहे हैं जनता के मुद्दों पर हम उनके बीच में जाएंगे। इस देश में महिला सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों का सम्मान होना चाहिए। अरे तो राजस्थान में महिला सुरक्षा क्यों नहीं कर लिए भाई? क्या कर लिए? महिला सुरक्षा का काउंटर दे दीजिए। आपके जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, मुंह में दही जमा के बैठे थे क्या? मणिपुर में जो घटना हुई, इतना बेशर्म कायराना हरकत नरेंद्र भाई। चलिए अब आप आपस में चर्चा मत करिए प्लीज। जोशी साहब को, जोशी साहब बहुत 10 सेकंड में प्लीज। फिर मैं जेडीयू के नेता को मैं ले नहीं पाया अभी तक, उनको लूंगा मैं। जोशी साहब बोलिए। बेशर्मी की हद है। और आपने कहा कि वहां पर कोई कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। कल का अखबार उठा के देखिए, शायद किसी अखबार में छपे तो पीएमओ जो वहां का क्लोजिंग टाइम है भाई, हमें बार बार कह रहे हैं क्लोजिंग टाइम। जोशी साहब को दे दो भैया 10 सेकंड। जोशी साहब बोलिए। मोदी का झूठ, मोदी के जुमले इससे देश चलने वाला नहीं है। क्या बात है भाई? जो आप शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। जोशी साहब बोलिए। रोजगार मुद्दा है, किसानों को सम्मान मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है। आपके लिए शायद मुद्दा नहीं होगा। अंतिम सवाल जेडीयू के नेता संजय पटेल से। भाई संजय पटेल को बोलने दो यार, 2 शब्द बोलने दो। 1 घंटा से हमारे साथ में है मेरे भाई संजय पटेल। नीतीश कुमार लगातार इस बात को, अभी बीच में वो ललन सिंह हट गए, तमाम घटनाक्रम हुआ, बहुत सारी चीजें हुआ, आपकी इंटरनल पार्टी का मामला है। संयोजक बनाओ, इस बात को लेकर लगातार नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं। अभी केवल संयोजक का दबाव ही बन रहा है और उधर बीजेपी आगे निकली जा रही। कैसे लड़ोगे भाई? एक बहुत संक्षिप्त जवाब है। अनम्यूट करिए, हम अब भी नहीं सुन पा रहे हैं आपको। माफी के साथ में मैं नहीं ले सकता आपको। संजय श्रीवास्तव, अंतिम कमेंट। देखिए दुर्गेश जी, मैंने शुरू में कहा और अब कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलडी, इन सब को पहले बीजेपी से मुकाबले से पहले स्वयं की तैयारी होनी चाहिए। तो इन सभी पार्टियों को चाहिए कि इनकी जो प्रवक्ता हैं उनकी भी एक कार्यशाला आयोजित हो कि किस मुद्दे पे ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, इनका एजेंडा क्या है, जनता के बीच में मुद्दों को कैसे उठाएंगे, कैसे जनता का वो हासिल करेंगे विश्वास। ये सब इनको कुछ पता नहीं है। जब ये डिबेट में आएंगे तो बलात्कार की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, इधर की बात उधर की बात। अरे इधर उधर की बात न कर, तू बता कि तेरा कारवां लुटा क्यों है, क्यों तुमको वोट नहीं मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राज्यों में। आप उस पर आइए। लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे, विधानसभा का नहीं है कि 2000 4000 से जीत हार होगी। यहाँ 20,000 25,000 से 2 लाख 4 लाख ठीक है, जीत हार होगी। ठीक है संजय जी। तो इस पर जो है संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पटेल आपका भी बहुत धन्यवाद। कुंवर सिंह निषाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी साहब आपका धन्यवाद। अश्विनी शाही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को भी। सवाल यही है कि बीजेपी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। अब उस लकीर के बराबर या उससे आगे जाने के लिए कम से कम उतनी मेहनत तो विपक्ष को करनी पड़ेगी और राजनीतिक दांव पेच भी उससे ज्यादा आगे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो अभी रार तकरार, वार पलटवार ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।